Hello students, welcome back in our geography class. Today we are going to continue our 6th chapter geomorphic processes. And our today's topic is special effects of weathering. In my previous video I told you that some of the effect arises after the process of weathering. And in my previous video I already told you the different pattern of weathering, different system of weathering. Means weathering is depend upon several factors like physical, biological and chemical. So due to all these factors, some of the special effects coming over the surface of the earth. So let's examine what kind of differentiation occur. Exfoliation. Exfoliation. This has already been explained under physical weathering. एक्सफोलिएशन को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है फिजिकल विदरिंग में. दिस इज अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एंड सॉल्ट विदरिंग. एक्सफोलिएशन इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस. एक्सफोलिएशन रिजल्ट है, परिणाम है, प्रोसेस नहीं है. फ्लैकिंग ऑफ और मोर और लेस कवर्ड शीट ऑफ शेल्स फ्रॉम ओवर रॉक्स और बेडरॉक रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस. क्या होता है, लगातार जब फिजिकल या फिर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो शीट होती है वो घिसती चली जाती है और वो इतना ज्यादा घिसती है कि वो कर्व्ड में कन्वर्ट हो जाती है, राउंडेड शेल में, स्मूथ राउंडेड सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है. सो एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय व्हाट? इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. एक्सफोलिएशन किसकी वजह से होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से होता है. और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कहाँ? टेम्परेचर चेंजेस के कारण. सो एक्सफोलिएशन डोम्स एंड टॉर्स रिजल्ट ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली. सरफेस में चेंजेस अकर होना, अचानक से सरफेस का एक जो शेप है, स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज आना. अचानक नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस होता है बेटा. धीरे धीरे विदर होते होते मटेरियल जो है, एक रफ मटेरियल एक स्मूथ मटेरियल में, एक राउंडेड डोम शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. यही सिस्टम एक्सफोलिएशन कहलाता है. ठीक है. और ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? थर्मल एक्सपेंशन के कारण, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण. राइट. नाउ let us discuss about the significance of weathering. weathering इतना important क्यों है? ये फीचर्स क्या हैं? तो weathering process are responsible for breaking down the rocks into smaller fragments. weathering क्या करता है? Due to the process of physical और chemical और biological system, rock जो है disintegrate होता है, यानी कि फ्रेगमेंट होता है स्मॉलर पार्ट में. एक बड़ी चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है. इसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है. केमिकल रीजन हो सकता है, बायोलॉजिकल रीजन हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी. सो इट फ्रेगमेंटेड एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रिगोलिथ एंड सॉइल्स बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट. अब इस विदरिंग के प्रोसेस से ना सिर्फ रिगोलिथ या फिर मिट्टियां बनती हैं, सॉइल अकर होती है, बल्कि इरोजन और मास मूवमेंट को भी ये पॉसिबल बनाती हैं. बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ विदरिंग. बायोम्स जो है किससे बनता है? बायोडाइवर्सिटी से. बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. किस पर डिपेंड करता है ये? वेजिटेशन पर, फॉरेस्ट पर. और फॉरेस्ट किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि विदरिंग का प्रोसेस कैसा है. तो इरोजन cannot be significant in the rocks are not withered. इरोजन तब तक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं बनेगा जब तक विदर नहीं होगा मटेरियल. इरोजन एक तरीके का रॉक का मूवमेंट है. जो फ्रेगमेंटेड रॉक्स हैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने का काम इरोजन करता है. तो इरोजन तब तक पॉसिबल नहीं है बेटा जब तक इन रियलिटी विदरिंग ना हो जाए.
विदरिंग के बाद में किसी भी प्रोसेस को वहां से उखाड़ना और ज्यादा डिसइंटीग्रेट करना और फिर वहां से उसे ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है. So that means weathering aids mass wasting, erosion and reduction of relief. क्या क्या कर सकता है विदरिंग? विदरिंग की वजह से इरोजन, मास वास्टिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और इवन रिलीफ के रिडक्शन, ये सब पॉसिबल होते हैं. जो भी लैंडफॉर्म में चेंजेस आते हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होते हैं इरोजन के, वो सब विदरिंग का प्रोसेस है. सो विदरिंग ऑफ रॉक्स and deposits help in the enrichment and concentration of certain valuable ores of iron, manganese, aluminium, copper, etc. रॉक के विदरिंग के कारण ही किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में वैल्यूएबल ओर्स डिपॉजिट होते हैं. आयरन मिलता है, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब फाउंड होते हैं. एंड विच आर वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द इकोनॉमी, फॉर द नेशनल इकोनॉमी. इन सभी आयरन ओर के आज के समय में present time is the industrial time and these entire kind of ores are very necessary for the industrial growth, for the development of national economy, right? So withering is an important process in the formation of soil as well. Withering की वजह से कहीं ना कहीं soils भी बनती है. See students, when rocks undergo withering, some materials are removed through chemical or physical leaching by the groundwater. जब विदरिंग का प्रोसेस होता है तो कुछ मटेरियल रिमूव हो जाते हैं केमिकल या फिजिकल लीचिंग की वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से, एंड देयर बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग वैल्यूएबल मटेरियल्स इंक्रीजेस. विदाउट सच अ विदरिंग टेकिंग प्लेस, द कंसंट्रेशन ऑफ द सेम वैल्यूएबल मटेरियल may not be sufficient and the economically viable to exploit. So process and refine, that is what is called enrichment. यही वो प्रोसेस है जो एनरिचमेंट को शो करता है. यानी कि विदरिंग जब होता है तो कुछ मटेरियल रिमूव होते हैं और कुछ नए इंपॉर्टेंट मटेरियल दिखाई देते हैं, उभरते हैं, और ये सारा सिस्टम एनरिचमेंट कहलाता है. ये सब किसकी वजह से हुआ? विदरिंग के प्रोसेस की वजह से. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मास मूवमेंट. नाम से पता चल रहा है मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन होना, पर मास मीन्स किसी बड़े हिस्से का मूवमेंट होना. सो दीज मूवमेंट transfer the mass of rocks, debris down the slopes, slope के नीचे आना, बहुत बड़ी चट्टान का या बहुत सारा मलबे का. इसकी वजह से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण. दैट मीन्स एयर, वाटर और आइस डू नॉट कैरी डेब्रीज. इन रियलिटी जो हमने कहा था, दे आर एजेंट ऑफ इरोजन. हु आर the ice, air, wind and running water. In reality they are not carry debris with them from place to place, but on the other hand what happened, the debris may carry with it. debris खुद carry होती हैं air, water या ice के साथ. ये उनको carry नहीं करते हैं, ये carry होती हैं, ये साथ साथ add होती जाती हैं. So the movement of mass may range from slow to rapid. ये जो मूवमेंट है इस मास का, ये स्लो से रैपिड हो सकता है, एंड इट अफेक्टिंग शैलो टू डीप कॉलम्स ऑफ मटेरियल एंड इंक्लूड क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल. और जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता है, ये क्रीप, फ्लो, स्लाइड या फॉल इन सब में कन्वर्ट हो जाता है. थोड़ा मूवमेंट क्रीप, और ज्यादा चीज आगे बढ़ रहा है फ्लो, स्लाइड किसी चीज का, बिल्कुल बहुत सारी चीज का मूवमेंट हो जाना, जैसे लैंडस्लाइड सुना है आपने, या फिर फॉल, इकट्ठे किसी चीज का गिरना. सो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑन ऑल मैटर. यहाँ पे ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके का मूवमेंट होगा, बोथ बेडरॉक एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ विदरिंग. तो विदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ मास मूवमेंट. विदरिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट एड्स मास मूवमेंट्स. हाँ, ये एड यानी कि ये इंक्लूड कर देता है मूवमेंट को. सो मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर विदर्ड स्लोप. हालांकि जो भी विदर्ड स्लोप होते हैं वहां पर मास मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड आइटम है, मटेरियल्स हैं, और उनका फिर मूव होना बहुत ईजी होता है, राइट. विदरिंग मास मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अगर मटेरियल विदर्ड हो जाते हैं तो मास मूवमेंट पॉसिबल जरूर हो जाता है.
ठीक है, सो मास मूवमेंट आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट। मास मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटी, बल्कि इसलिए नहीं होता कि जियोमॉर्फिक एजेंट इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। रनिंग वाटर का, ग्लेशियर का, विंड का, वेव्स का, किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आपने पानी को बिना किसी फोर्स के मूव करते देखा है? आप बाल्टी में पानी लीजिए, जब तक आपने अपना फोर्स उस पर अप्लाई किया है तब तक वो हिलता है, फिर धीरे 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 शांत हो जाता है। अब क्या वो पानी किसी और चीज को आगे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। सिमिलरली बर्फ, ग्लेशियर क्या है? बर्फ है, आइस है। क्या आपने कभी भी फ्रिज में से आइस निकाल करके टेबल पे रखी है? उसमें मूवमेंट नोटिस किया है? नहीं ना। तो ये जो विंड है, ग्लेशियर है, रनिंग वाटर है, वेव्स हैं, दे आर नॉट हैविंग द मूवमेंट, so they are not responsible for mass movement as well. The gravity is the main factor for mass movement, for the process of mass movement, correct? So that means mass movement do not come under erosion, though there is a shift which is added by gravity of materials from one place to another. Materials over the slopes have their own resistance to disturbing forces and will yield only when force is greater than the shearing. अब मटेरियल जो है स्लोप्स के आधार पर कितना रेसिस्ट करेंगे, कितना डिस्टर्ब करेंगे, ये डिपेंड करता है कि शेयरिंग प्रोसेस कैसा है, शेयरिंग रेसिस्टेंस कैसा है मटेरियल का, यानी कि किसमें कितना मूवमेंट होगा, ये डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर कि उसके ऊपर स्ट्रेस कितना लगा। तो वीक unconsolidated material, thinly bedded rock, faults, steeply dipping beds, vertical cliffs or steep slopes, abundant precipitation and torrential rains, and a scarcity of vegetation, etc. They all favors the mass movement. क्या क्या चीजें फेवरेबल है मास मूवमेंट के लिए? या तो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल हो, या फिर बहुत ही पतली बेडेड रॉक हो, फॉल्ट्स हो, स्टिपी डिपिंग बेड्स हो, वर्टिकल क्लिफ हो, स्टीप स्लोप हो, खड़े ढाल हो, या फिर बहुत ज्यादा एबिडेंट प्रेसिपिटेशन होता हो, या फिर कहीं टोरेंटियल रेन्स होती हो साइक्लोनिक टाइप की, या फिर वेजिटेशन की स्कार्सिटी हो। तो ये मास मूवमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशंस है। तो स्टूडेंट, सेवरल एक्टिवेटिंग कॉज प्रिसाइड्स mass movements are firstly removal of support from below to material above through natural or artificial means। अगर किसी वजह से कोई सपोर्ट हट जाए, खासतौर से नीचे का सपोर्ट हट जाए, तो ऑफकोर्स ऊपर की चीजें अपने आप मूव होने लग जाती है। कैसे समझेंगे इसे? माना हमने दो चार चीजें ऐसे ली, मैंने इस पेन को आपके सामने रखा, सी, तो इस पर मैंने यहाँ पर ये नीचे इसके लगा दिया एक सपोर्ट, लेकिन जैसे ही मैंने ये सपोर्ट हटाया ये मूव करने लग गया। तो फर्स्ट रीजन क्या होगा मूवमेंट का? जब सपोर्ट हट जाए, बिलो वाला सपोर्ट हट जाए, तो ऊपर के मटेरियल अपने आप मूव कर जाते हैं, राइट? सेकेंड, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप। अगर किसी चीज का ग्रेडियंट या हाइट बढ़ जाए तो ये भी रीजन हो सकता है। आप खुद देखिए, मैंने ये स्लोप ऐसे रखी, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे मैंने ये स्लोप जेंटल कर दी, ग्रेडियंट बढ़ा दिया, वैसे वैसे मूवमेंट शुरू हो गया। देखो ये पेन रुक नहीं रहा है क्योंकि मैंने स्लोप को ज्यादा बढ़ा दिया है। क्लियर? ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग, या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर मटेरियल ऑलरेडी है और उसमें ओवरलोड हो जाए, तब भी मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं अपने हाथ पर बहुत सारे पत्थर रखूं और ग्रेडियंट भी बना के रखा है मैंने, और दो चार पत्थर ऐड कर दिए, सारे के सारे मूव करने लगेंगे? ये तो एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, इन रियलिटी ये सब बहुत बड़े एरिया पर होता है। और हम ये सीधे से बात करें रॉक्स पर, कि जब रॉक्स पर किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से या नेचुरली और भी ज्यादा लोड इंक्रीज हो जाता है,
तो ओवरलोडिंग के कारण भी नेचुरली मूविंग हो जाती है। देन ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, या फिर बहुत ज्यादा बारिश की वजह से रेन बढ़ जाए, ओवरलोड हो जाए, सैचुरेशन या फिर लुब्रिकेशन हो जाए स्लोप का, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, या फिर रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस, या फिर रिमूवल हो जाए किसी मटेरियल का या लोड का जो पहले से प्रेजेंट था, या अक्रेंस ऑफ अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन और मशीनरी किसी तरीके से कुछ एक्सप्लोड हो जाए या अर्थक्वेक आ जाए या मशीनरी की वजह से, साउंड होता है ना, डायनामाइट फिट करते हैं हम लोग अगर हमें टनल वगैरह बनानी होती है हिल एरियाज में, तो डायनामाइट जब हमने फिट किया तो उसके बहुत सारे आवाज के कारण, उस एक्सप्लोजन के कारण वो टनल क्या करती, टूट जाती है और आसपास के भी पहाड़ जो है वहां से लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। दिस और फॉर माइनिंग वी आर यूजिंग हैवी अमाउंट ऑफ मशीनरी, so the sound of machinery and the work of machinery also starting the movement of lots of debris, right? Then excessive natural seepage, अगर natural seepage ज्यादा है यानी कि नेचुरल एरिया जो है उसको हम लोग एक्सेसिव तौर पर डिफॉरेस्ट कर रहे हैं कुल मिलाकर के, ये भी एक रीजन बन जाता है। हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, रिजर्वॉयर एंड रिवर्स, अगर कहीं से जरूरत से ज्यादा पानी बाहर आ गया, कोई लेक टूट गई, कोई रिजर्वॉयर, कोई बांध टूट गया, तो ये भी क्या करेगा, अपने रास्ते में आने वाली सारी चीज को मूव करा देगा, अब चाहे वो पत्थर हो, मिट्टी हो या कुछ भी हो, राइट? एंड लास्ट, indiscriminate removal of natural vegetation, indiscriminate, without system, अगर हम लोग ओवर एक्सेसिव पैटर्न पर वेजिटेशन को रिमूव करते हैं तो ये भी एक रीजन बनता है। तो these are some of the causes behind the mass movement. Hope you guys understand. Now heave means heaving up of soil due to frost, growth and other causes. Flow and slide are the three forms of movement. हीव, फ्लो और स्लाइड, ये तीन तरीके के मूवमेंट होते हैं, ठीक है? इनका रिलेशनशिप पता चलेगा आपको डिफरेंट टाइप से और डिफरेंट रेट पर भी। शुरू करते हैं हम देखना इनको। लेट अस डिस्कस अबाउट द लैंडस्लाइड फर्स्टली। सो दीज आर रिलेटिवली रैपिड एंड परसिपिटेबल मूवमेंट, राइट? लैंडस्लाइड रैपिड मूवमेंट होता है और समटाइम the main reason behind the landslide is precipitation, exactly. The materials involved are relatively dry. कई बार जो materials इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो ड्राई होते हैं, साइज और शेप जो होता है वो डिटैच्ड होता है, जो कि मास मूवमेंट के लिए या डिसकंटिन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर डिग्री ऑफ विदरिंग की बात करें, द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप उस पर डिपेंड करती है कि कितनी विदरिंग होगी, कितनी विदरिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड होगा कि मूवमेंट कितना होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल, सेवरल टाइप्स आर आइडेंटिफाइड। स्लम्प इज स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिज। स्लम्प क्या होता है, एक या एक से ज्यादा रॉक डेब्रिज का स्लिप करना, उतरना, फिसलना, विद अ बैकवर्ड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप, बैकवर्ड से स्लोप की तरफ, ठीक है? रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिज विदाउट बैकवर्ड रोटेशन। दूसरा क्या होता है, रैपिड रोलिंग, जिसमें डेब्रिज जो है वो स्लाइड करनी शुरू कर देती है। डेब्रिज फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ अर्थ डेब्रिज। डेब्रिज फॉल एक तरह से फ्री फॉल होता है अर्थ डेब्रिज का फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग जॉइंट और फॉल्टिंग सरफेस इज रॉक स्लाइड। और या फिर अगर स्लाइडिंग शुरू हो जाती है इंडिविजुअल रॉक्स की, बड़े बड़े पत्थर आकर के नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं रॉक स्लाइड होना। ओवर स्टीप स्लोप्स रॉक स्लाइडिंग इज वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। जब भी ओवर स्टीप स्लोप होता है या फिर रॉक स्लाइडिंग होती है तो ये बहुत ज्यादा फास्ट भी होती है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है। सी फिगर 6.7, इट शोज लैंडस्लाइड स्कार्स ओवर स्टीप स्लोप्स। ये स्कार्स हैं यानी कि इसके आगे की चट्टान जो है वो नीचे डिसकंटिन्यू होकर के नीचे आ गई है, टूट चुकी है।
and we know that landslide is very common in the Himalayan region. Rockfall is free falling of rock blocks over any steep slope, keeping itself away from the slope. Rockfalls occur from the superficial layer of the rock face, an occurrence that distinguish it from rockslide and which affect materials up to a substantial depth. रॉक स्लाइड और लैंडस्लाइड दोनों में डिफरेंस होता है. रॉकफॉल में क्या होता है, सिर्फ ऊपर की चट्टानों से पत्थर आकर के गिरते हैं, और लैंडस्लाइड में पूरा का पूरा जो भी एरिया होता है वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है. दोनों डिफरेंट है. इन अवर कंट्री डेब्रीज, एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड अकर वेरी फ्रीक्वेंटली. हमारे देश भारत में डेब्रीज के, एवलांचेस और लैंडस्लाइड बहुत ही फ्रीक्वेंटली होते हैं. बेसिकली कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, हिमालय रीजन में. एंड देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस. बहुत सारे कारण है इसके पीछे. द हिमालय आर टेक्टोनिकली एक्टिव. पहला रीजन, क्योंकि हिमालय टेक्टोनिकली एक्टिव है. आज भी टेक्टोनिक प्लेट जो है वो कन्वर्जिंग मूवमेंट कर रही है और हिमालय की तरफ धीरे 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 इंडियन प्लेट आगे आ रही है. तो पहला तो ये रीजन. दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. दूसरा रीजन कि हिमालय ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से बना है. इट मीन्स दे आर अनकंसोलिडेटेड से और मे बी सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स. द हिमालय इज स्टैंडिंग अपॉन द डिपोजिशन ऑफ टेथिस सी, और टेथिस सी के डिपोजिशन पे बना है, यानी कि सेडिमेंटेशन के डिपोजिशन पे बना है. और सेडिमेंटेशन का डिपोजिशन जब होता है तो जो एलिमेंट होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वो या तो अनकंसोलिडेट होते हैं या फिर सेमी कंसोलिडेट होते हैं. बहुत ही हार्ड नहीं होते इग्नियस रॉक्स की तरह. द स्लोप्स आर वेरी स्टीप. फिर इनके ढाल भी तो खड़े हैं, बिल्कुल स्टीप स्लोप है. कंपेयर टू द हिमालयाज, द नीलगिरी बॉर्डरिंग तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एंड द वेस्टर्न घाट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट आर रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल. लेकिन अगर हम हिमालय को कंपेयर करें हमारे साउदर्न हिली एरिया से, वेस्टर्न घाट से, तो यहाँ पर टेक्टोनिकली द प्लेटू रीजन इज स्टेबल. तो अब यहाँ स्टेबल होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं होगी. कॉस होगी, लेकिन हिमालय के कंपैरिजन में कम होगी. राइट. डेब्रीज, एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड अकर बट नॉट फ्रीक्वेंटली, just like Himalaya. Why? Because many slopes are steeper with almost vertical cliffs and escarpment in the Western Ghat and Nilgiri. Mechanical weathering due to temperature changes and ranges is pronounced. They perceive heavy amount of rainfall. क्योंकि ये पूरा एरिया, नीलगिरी वाला जो एरिया है, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, वो आता किसमें, ट्रॉपिकल रीजन में. और ट्रॉपिकल भी कहाँ, इक्वेटोरियल के आसपास का ट्रॉपिकल रीजन. इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, हॉट प्लस ह्यूमिड क्लाइमेट. तो टेम्परेचर भी ज्यादा और रेनफॉल भी ज्यादा. और जहाँ टेम्परेचर रेनफॉल दोनों बहुत ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ये डेब्रीज, एवलांचेस और लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. होप यू गाइज अंडरस्टैंड द एंटायर लैंड और द मास मूवमेंट टर्म वेल, लैंडस्लाइड topic well. In my next video, I will explain the erosion and deposition topic. Till then, thank you and have a nice day.